में जोर शोर से लगे हुए हैं। डॉक्टर गर्ग, मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी कि जहाँ तक अगर कंपैटिबिलिटी की बात है कि एक ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करते हैं किसी और की बॉडी में, तो एक्सेप्टेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सक्सेस रेट्स या रिजेक्शन कितना आता है इसमें? पहले मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ये सोचें कि हमारी बॉडी में एक पहरेदार बैठा हुआ है, एक सिस्टम है, हाँ जी, जैसे आपकी सोसाइटी में पुलिस डिपार्टमेंट है या सिक्योरिटी सिस्टम है जो पहरेदारी कर रहा है, ऐसे बॉडी में इम्यून सिस्टम है। वो कोई भी फॉरेन चीज आएगी उसको फट से पहचानेगा और अगर वो लगेगा भाई आपका दोस्त है तो उसको आने देगा, ठीक है, और अगर लगेगा कि ये दोस्त नहीं है भाई कोई अलग चीज है तो उसको वो मारेगा, जिसको हम कहते हैं अटैक कर, इम्यूनोलॉजिकल अटैक करेगा। बिल्कुल। अब ये जैसे गुर्दा किसी व्यक्ति का लिया और हमने किसी दूसरे व्यक्ति में या बीमार व्यक्ति में जिसका गुर्दा काम नहीं कर रहा उसमें प्रत्यारोपित कर दिया, तो जो उसका एंटीजेंस हैं या जो टिश्यू का एक समझ लीजिए खास तरह के पैरामीटर्स हैं, वो अगर आपकी बॉडी से मैच करते हैं तो इसको हम कहते हैं हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग और हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी मैचिंग। ये चीजें सभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एक तरह से लागू हो ऐसा नहीं है। मसलन कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन वहां इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां इस वेस्कुलरिटी नहीं, कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड पहुंचता ही नहीं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। किडनी में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। किडनी में हमें HLA करके एक मैचिंग होती है, वो करनी जरूरी होती है, हाँ, जो एक्चुअली टिश्यू मैचिंग है, और एक ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत जरूरी होता है। दोनों रिक्वायर्ड है। तो इनका मैच करना इसलिए जरूरी है कि अगर वो मैच कर गया और बॉडी ने पहचान लिया भाई ये हमारे ही साथी हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर किसी वजह से, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बिना मैच किया हुआ अंग आप प्रत्यारोपित कर दें तो वो इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, तो रिजेक्शन वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, पहले सारी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। वो प्रोसेस किडनी में बहुत ज्यादा है, लिवर में, कॉर्निया में, इन चीजों में रिलेटिवली कम है। पहले उसको रेसिपिएंट से मैच किया जाता है प्रॉपर, और फिर देन यू कम टू अ कंक्लूजन कि व्हाट इज गोना बी द सक्सेस रेट। एंड अगर ये मैच फुल है तो सक्सेस रेट गोज टू एज मच एज मोर देन 90%। तो डॉक्टर गुप्ता, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आईज हम डोनेट करते हैं कॉर्निया जी, तो उसका सक्सेस रेट काफी बेटर है जी, क्योंकि कंपैटिबिलिटी के इतने इश्यूज नहीं खड़े होते, वहां इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। बट स्टिल आई एम सरप्राइज्ड कि फिर भी कम है कि मतलब सो मेनी फ्यू पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, आई मीन टू गिव देयर, डोनेट देयर आईज। Ultimately what happens, a person dies, you burn the body as per our customs and religious beliefs. It becomes ash. पहली चीज तो मैं ये कहूँ कि जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो हम आइज को भूल जाते हैं उसमें लिस्ट करना, क्योंकि आइज अपने आप ही एक फुल फ्लैश सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी अभी जैसे डॉक्टर प्रदीप ने बात की, फिगर्स दी कि सबसे ज्यादा किडनी है, लेकिन अगर मैं आइज की बात करूंगा तो इंडिया में हालांकि आई डोनेशन बहुत कम है, फिर भी 2010 में 62,000 आइज ट्रांसप्लांट की गई थी, जो कि फिगर किडनी ट्रांसप्लांट से कहीं ऊपर है। हाँ जी, ये अपने आप में एक नंबर है। और जो इंडिया में शुरुआत किया गया था काम 1981 में पटियाला में डॉक्टर धनवंत सिंह ने शुरू की थी, हाँ जी, जहाँ पे एक अलग ट्रांसप्लांट वार्ड था, जहाँ की 20-30 मरीज हर समय दाखिल रहते थे जिनको की आंखें लगाई जाती थी। हाँ जी, अगर उस समय की हम बात करें तो लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, आई डोनेशन से नहीं मिलती थी। जो बॉडीज वहां पोस्टमार्टम के लिए आती थी, जिनकी उनकी डेथ्स होती थी, उनको कन्विंस करके या कभी इलीगल तरीके से भी उनकी आंखें निकाल के एक अच्छा काम किया जाता था। एक ही 2 आंखें निकाली, 2 आदमी को रोशनी दी जाती थी। बिल्कुल। लेकिन उस समय कानूनी समस्या नहीं थी, ह्यूमन ट्रांसप्लांट एक्ट नहीं था, कोई डर नहीं था कि डॉक्टर को कोई पकड़ के अंदर कर देगा। और डॉक्टर धनवंत सिंह का अपना एक इतना नाम है, रुतबा था कि एक अच्छा काम कर रहा है, अगर कोई इसमें लीगल कोई हिच भी है तो ये चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इंडिया में कोई अच्छा काम शुरुआत करने के लिए किसी को रिश्तों लेना पड़ता है, जो कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज भी अगर हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश की, लंका की, लंका पे इतनी आई सरप्लस है कि सारे वर्ल्ड को लंका से आई सप्लाई होती है। नहीं, मतलब रीजन बीइंग क्योंकि उनके धर्म में लिखा है कि आपने आंखें डोनेशन करनी है, मस्ट है। जिसकी भी डेथ होती है उनकी आईज डोनेशन के लिए काम आती है। क्या कहीं प्रोफेसर अंजना, मैं आपके पास आना चाहूंगा बिकॉज यू आर सच एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। आप मुझे ये बताएं कि हमारे धर्म में क्या कहीं भी लिखा है ऐसा
कि हमें अपना कोई ऑर्गन डोनेट नहीं करना? हमारे धर्म में कहीं ऐसा क्लियर कट नहीं मिलता, लेकिन हमारे संतों ने और टाइम टू टाइम ऐसा किया है। चाहे विवेकानंद जी हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, उन्होंने इन चीज़ों के बारे में सेवा जो उन्होंने कही है, उस समय साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। जो हमारी पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति, उसमें सर्जरी नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो सर्जरी ना होने के कारण ये डोनेशन की बात वहाँ नहीं आई, लेकिन दान, सेवा, ये चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं देखती हूँ कि आज की एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब को भी पता होगा, PGIMS में आज एक बॉडी दान हुई है शामो देवी की, और वो किससे प्रेरणा ली है? उसने डेरा सच्चा सौदे के जो राम रहीम जी हैं, उन्होंने प्रेरित की। आम औरत हैं जो ज्यादा क्वालिटी, और मैं बहुत पढ़े लिखों को, इवन जो हमारे साथ कुलीग हैं, उन्होंने भी मेरे को ऐसा आंसर दिया कि अंजना, ये दान वान के लिए हमें मत कहना, हमने अगले जन्म में अंधे पैदा नहीं होना। जहां तक हम एजुकेशन की भी कई बार बात करते हैं। उषा मैम, आपको आती है ये प्रॉब्लम्स जो अंजना मैम कह रही हैं? प्रैक्टिकली आप फेस करते हैं? मैंने अपनी बॉडी डोनेट की है, फुल बॉडी। So और nice, मेरी such a noble cause. जो पढ़ी लिखी मेरी कुली एग्जाम रखती, क्या मरने अगले जन्म में क्या होगा? तू बॉडी दे दी, भूत बन के घूमेगी, सब घर वालों को तंग करेगी, बाद में भूत बन जाते हैं, जे होते हैं। मेरे को जो प्रॉब्लम बहुत लोगों ने दी, कहा, मैंने कहा वो देखी जाएगी जब होगा। जब मेरी बॉडी को तुम जला देते हो तो भूत कहाँ से बन? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉब्लम बहुत है। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं अगर हमारे जो एमिनेंट रिलीजियस गुरुज हैं, they can play a very important part। एक्चुअली जो जैसे भगवान राम का आता है कि सरयू नदी में समा गए, बेसिकली वो दान ही होता था बॉडी का। उसकी इंटरप्रिटेशन में कहीं प्रॉब्लम है। जब वो सेल्फ, जिसको कहते हैं भी, वो साधु ने समाधि ले ली, या वो बेसिकली वो क्या था कि पूरी बॉडी का दान ही था, उसको किसी भी ढंग से समाज के अच्छे कॉज के लिए यूज किया जाए। मैं अपना एक तजुर्बा अगर थोड़ा सा बता दूं, धर्म की चूंकि बात करी आपने, बहुत पहले मुझे याद है कि एक पेशेंट का पैर हमें काटना पड़ गया, कोई कंडीशन ऐसी आई, मुस्लिम पेशेंट था वो। तो काटने के बाद हमारा ये होता है कि हम वो बायोप्सी के लिए भेज देते हैं पूरा हिस्सा, वहाँ वो टुकड़े करके उसकी जांच वाँच करते हैं। वो बाद में अटेंडेंट उसके सब लड़ने लग गया कि साहब वो तो हमें पूरा दीजिए आप उसको। तो मैंने, भाई वो तो जांच के लिए जाएगा। कहने साहब नहीं, वो अल्लाह ने जैसा शरीर दिया है बिल्कुल वैसा ही जाएगा, और जहां इसकी प्रपोज्ड ग्रेव बनेगी हम ये उसको वहां दफन करके आएंगे। तो शायद हो सकता है, मतलब इससे ये कि नहीं, कुछ लोगों को ये मिथ है, मतलब ये एक मिथ का एग्जांपल। हमारी रिसर्च मैम जो कहती है वो ये कहती है, यू पिक अप एनी रिलीजन इन द वर्ल्ड, बी इट हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म, donating an organ or giving life to somebody else when you know that your body is going to be useless after this is considered a noble cause in any religion in the world। कोई religion discourage नहीं करता, सब religion इसको encourage करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये भ्रम है हमारे समाज में, अलग अलग भ्रांतियों को दूर करना है। और कहीं ना जैसा कहीं इन्होंने एजुकेशन का कहा है, मुस्लिम्स में ये बहुत भ्रांति है। वो कहते हैं भगवान ने जैसे हमें बॉडी दी है वैसे उसको लौटानी है, इस तरह का उन्होंने कुछ भ्रांतियां हैं। ये बात सही है, ये भ्रांतियां हैं। और वो कहते हैं कि शरीर वैसा का वैसा भगवान को लौटाना है, ताकि हम उनका जो कर्जा है वो उस तरह से उतार सकते हैं। अगर हमने कोई अंग काट दिया या किसी को दे दिया तो ये भगवान के प्रति जो उनके अल्लाह ताला हैं उनसे नाराज हो जाएंगे। ये नहीं कि वो जो बिल्कुल ठीक है वही बॉडी अपनी दान कर सकते, जो बीमार है वो भी कर सकता है। अगर उसका एक अंग नहीं ठीक काम कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, वो रिसर्च के काम आएगा। स्टूडेंट्स के मेडिकल कॉलेज में जा सकती है वो बॉडी। कोई लीवर ठीक है, तुम्हारा किडनी ठीक है, कोई भी अंग किसी ना किसी अगर नहीं बॉडी तो कम से कम काट के रिसर्च तो हो ही काम आएगा। स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट उस पे रिसर्च कर सकते हैं। नहीं, मैं आऊंगा उस बात पे, पर थोड़ी देर बाद। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं डोनेशन में, वो आपके आईज में भी आती होंगी, आपके जो जिन्हें आप सो कॉल्ड सॉलिड ऑर्गन्स बोलते हैं, डॉक्टर गर्ग, वहां भी आती होंगी, कि एक जनरली वी आर रियली वेरी वर्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, आवर इंस्टीट्यूशंस डोंट डिलीवर, बी इट मेडिकल और अदरवाइज। आपका जो पोरली ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ, मतलब तो ये प्रॉब्लम्स आपको कहाँ कहाँ करती हैं प्रैक्टिकली? अगर आप देखा जाए कि एक डोनर तैयार है, organ is available, but somehow due to these small lacunas and problems and frustrations, those organs in time recipient के पास नहीं पहुंच पाता। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती है हमारे लॉज, जो कि इतने वीक है कि अगर कहीं कागज में कोई छोटी सी कमी रहेगी जी, तो कानून डॉक्टर को पकड़ के अंदर कर देगा। और अनबिलेबल ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अंडर कि जैसे उसने किडनी चोरी की है, आंख चोरी की है, और उसकी बेल भी नहीं है जी, जिससे डरते हुए डॉक्टर बहुत डर के चलता है जी। दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारे पोस्टमार्टम्स। मोस्टली जिन बॉडीज की हमें आंखें मिलती हैं उनका पोस्टमार्टम होना होता है, या वो अनक्लेम्ड बॉडी है, एक्सीडेंटल है,
या डेथ्स है, और उसमें पोस्टमार्टम का डॉक्टर अक्सर कोऑपरेट नहीं करता। वो कहते हैं पहले मैं पोस्टमार्टम करूंगा, फिर मैं बॉडी हैंडओवर करूंगा रिलेटिव्स को, उसके बाद रिलेटिव्स तुम्हें कहे तो आंखें निकाल लेना। बाय द टाइम वो 6 घंटे पास हो जाते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं हमें आंखें निकालने दो, बॉडी की जो लीगर वास है वो लिख के देने को तैयार है। Why is there such a pathetic state of affairs? I mean, डॉक्टर गर्ग, अब आइज डोनेशन में तो फिर भी हमें 6 घंटे का टाइम मिल जाता है, लेकिन जहां तक सॉलिड ऑर्गन्स की बात है, टाइम नहीं मिलता। मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखिए प्रॉब्लम्स कहां पर हैं। अगर हम ये कहें ऑर्गन के सोर्सेस क्या हैं हमारे पास जी, एक तो है सोर्स लाइव, मतलब आदमी जिंदा है उससे हमें ऑर्गन लेना है जी। एक है डेड, उससे ऑर्गन लेना है, ठीक है। तो द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज लाइव डोनेशन और लाइव डोनर ट्रांसप्लांट। दूसरा वाला है दैट इज कॉल्ड एज कैडेवर डोनर ट्रांसप्लांट। राइट। लाइव में भी 2 तरह के हैं, एक बिल्कुल चलते फिरते आदमी, उससे अपने रिश्तेदार जैसे हैं, लीवर ले लिया उसका, या भाई भतीजे ने अपना किडनी दे दिया, जिससे बाकी रिमेनिंग ऑर्गन पे वी नो हिल सर्वाइव। ये दिस इज कॉल्ड एज लाइव रिलेटेड डोनर। ओके, आपके रिलेशन से आपने लिया, ठीक है। एक है अनरिलेटेड डोनर। हाँ जी। वो जैसे जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, अब हमारे यहाँ अस्पताल में ऐसे बहुत मरीज हैं जो हमें मालूम है कि ये अल्टीमेटली सरवाइव नहीं करेगा, ना वो किसी को पहचान पा रहा, ना वो आपकी बात को कौन खिला रहा कौन पिला रहा, कुछ पता नहीं, इसको कहते हैं वेजिटेटिव कंडीशन। तो ऐसे कभी सीरियस एक्सीडेंट्स में कई पेशेंट्स होते हैं जो वेजिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं और उनको ब्रेन डेड कहा जाता है। हालांकि ब्रेन डेड की डेफिनेशन है, डॉक्टर की टीम है जो सर्टिफाई करेगी भाई ये ब्रेन डेड है। अगर वो रिश्तेदार तैयार हो जाएं तो उनसे ऑर्गन ले सकते हैं। तो अब मैं प्रॉब्लम बता रहा था आपको, तो लाइव डोनर में तो पहले ही है, जैसे मैडम ने बताया कि भ्रांतियां हमें बहुत दूर करनी है कि भाई एक गुर्दा है या आधा लीवर हमने दे दिया या पेनक्रियाज आधा दे दिया या इंटेस्टीन हमने काट के इतनी दे दी, हमारे को कोई परेशानी नहीं होने वाली, हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। मैं अब आपकी बातें सुन रहा हूं एंड आई एम सो फीलिंग एनकरेज्ड टू डोनेट माय ऑर्गन्स, यू नो व्हाई। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप एक पेशेंट को बेड पे है एंड प्रोबेबली ही इज ऑन अ डेथ बेड, यू नो इट इन अ हार्ट ऑफ आर्स बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, तो जिस तरह से आप मुझे आज बता रहे हैं ये, अगर मेरा ये मानना है कि जितना भी डॉक्टर कम्युनिटी है इसी पैशन से अगर वो रिलेटिव्स को एनकरेज करें और गाइड करें जी, तो आई थिंक उनका कंफर्ट लेवल इतना ज्यादा बढ़ता है जी कि डोनेशन से कुछ नुकसान नहीं है। इट इज अ वेरी नोबल कॉज। और दूसरा कहीं ना कहीं डोंट दे थिंक, और वो एक डॉक्टर के उससे क्योंकि ट्रस्ट लेवल बन जाता है। आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं जो बेड रिडन है पिछले 1 महीने से, डेली आप इंटरेक्ट करते हैं उनके परिजनों से, तो उनके साथ आपका एक बॉन्डिंग बन जाता है, एक ट्रस्ट लेवल बन जाता है। आप उनसे कुछ कहेंगे तो वो जरूर मानेंगे, आपकी बात को वो ऊपर रखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इनफैक्ट आप फ्रंट लाइन पे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, आप फ्रंट लाइन पे हैं। ट्रांसप्लांटेशन के जो डॉक्टर्स हैं दे हैव अ पार्ट ऑब्वियसली टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट वन, दे कम ऑन लेटर ऑन। फर्स्ट पार्ट इसी का है जो डायरेक्टली टच में रहते हैं, बिल्कुल, और अटेंडेंट से मिलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, बिल्कुल, डॉक्टर वेणुगोपाल, फेमस डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, उन्होंने पहला ट्रांसप्लांटेशन 1994 में किया था जी, और वो एक ऐसे ही ब्रेन डेड पेशेंट से कन्विंस करके अटेंडेंट को समझा करके और वो तैयार हो गए। वो सब इतनी सक्सेसफुल हुई सर्जरी, उसके बाद जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस टू द डोनर, रिसिपिएंट को तो होना ही है जी, लेकिन डोनर को जो एक हैप्पीनेस थी कि भाई देखो मेरे हार्ट की वजह से ये बंदा जी रहा है, मैं तो इस